एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सौरभ, सविता और उनके दो बच्चे कीर्ति और करण रहते थे। सौरभ एक कंपनी में काम करता था, पर एक दिन उसका ट्रांसफर किसी दूसरी कंपनी में हो जाता है। सौरभ घर आकर ये बात अपनी पत्नी सविता को बताता है। मेरा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हमें 4 दिन बाद ही दूसरे शहर जाना होगा। वहाँ कंपनी वालों ने ही मुझे एक घर दिया है जो बड़ा ही सुंदर है। अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा कि कितना सुंदर घर है। अच्छा खासा यहाँ रह रहे थे, अब सब सामान पैक करके दूसरी जगह जाना कोई आसान थोड़ी है। अरे सविता, वो इससे अच्छी जगह है और इससे भी अच्छा घर। मेरी सैलरी भी अब दुगनी कर दी है। एक बार चलो तो सही। 4 दिन बाद सब दूसरे शहर चले जाते हैं। कंपनी जो घर सौरभ को देती है वो बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। एक सुंदर सा घर और सामने एक बगीचा। बच्चे तो इतना सुंदर घर और बगीचा देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और जाकर उस बगीचे में खेलने लगते हैं। अरे बच्चों, चलो अंदर चलो, पहले हाथ मुंह धो लो। अभी यहाँ आए देर नहीं हुई कि तुम्हारी शैतानी शुरू। माँ देखो ना, यहाँ कितना बड़ा आम का पेड़ है। और इसमें तो इतने बड़े बड़े आम भी लग रहे हैं। हमें आम खाने हैं पापा, प्लीज हमारे लिए आम तोड़ दो ना। चुपचाप अंदर चलो तुम दोनों, कल बात करेंगे। दोनों बच्चे मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं। सविता घर की सफाई में लग जाती है और सौरभ बाहर सामान लेने चला जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो करण कीर्ति को उठाकर उससे बोलता है। कीर्ति दीदी, जल्दी उठो। क्या है करण, सोने तो मुझे, बहुत रात हो रही है, इसलिए अच्छा होगा तुम भी सो जाओ। अरे दीदी, पर मुझे आम खाने हैं। आपको तो पता है ना मुझे आम कितने पसंद हैं। प्लीज चलो ना मेरे साथ बगीचे में आम तोड़ने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, दिखता नहीं कि कितनी रात हो रही है। पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। करण को आम खाने का बहुत ही मन होता है। कीर्ति उसके साथ नहीं जाती, इसलिए वो अकेले ही नीचे बगीचे में चला जाता है। आम का पेड़ देखकर उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है और उस पर लगे बड़े बड़े आम देखने लगता है। इन आमों को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, पर मैं इनको तोड़ूं कैसे? मैं तो इतना छोटा हूँ कि मेरा हाथ भी ऊपर तक नहीं जाएगा। करण उछाल उछाल कर ऊपर से आम तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर आम की टहनी काफी ऊंची होती है। उसके बाद करण इधर उधर पत्थर ढूंढने लगता है। उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक मोटे पत्थर पर जाती है। वो जल्दी से भागकर उस पत्थर को उठा लाता है और जोर से ऊपर फेंकता है। करण को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उस आम के पेड़ पर एक भूत रहता है। वो पत्थर सीधा उस भूत को जा लगता है। भूत गुस्से से आग बबूला होकर उठता है और चिल्लाने लगता है। कौन है? कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे मार सके? सामने आओ। भूत की आवाज सुनकर करण भी इधर उधर देखने लगता है। ऊपर से जब अचानक एक भूत कूदकर उसके सामने आ खड़ा होता है तो करण डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है। भूत भूत भूत, भागो भागो। माँ पापा मुझे बचाओ, यहाँ एक भूत है, मुझे कोई बचाओ। भूत गुस्से से करण की तरफ देखता है और एक हाथ से उसे हवा में उठा देता है। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इतना सा शरीर है और हिम्मत तो देखो, मुझे पत्थर मारकर नींद से जगाया। नहीं नहीं भूत जी, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा था। मैं तो आम तोड़ने आया था, मुझे नहीं पता था कि आप ऊपर सो रहे हो। पर तू है कौन और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? मेरा नाम करण है। हम आज ही इस घर में रहने आए हैं। मुझे आम बहुत पसंद है, पर कोई भी मुझे आम तोड़कर नहीं दे रहा, इसीलिए मैं खुद ही आम तोड़ने आ गया। तुझे पता भी है ये आम का पेड़ मेरा है, बस मेरा। कोई भी इसके आम तोड़ने की कोशिश करेगा या इस पेड़ को हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत करण को छोड़ देता है। करण उसी वक्त वहां से सीधा अपने कमरे में भागता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता।
करण इस बारे में किसी को नहीं बताता ताकि उसकी डांट न पड़े कि वो रात में बगीचे में क्यों गया। एक दिन सविता सारा काम खत्म करके बगीचे में जाती है। वो आम के पेड़ के नीचे पड़े एक बेंच पर बैठ जाती है। जब पेड़ पर बैठा भूत सविता को ऐसा करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कल वो बच्चा आ गया था तो आज इसकी माँ। इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। भूत ऊपर से 2-4 आम सविता के सर पर फेंक कर मारता है। सविता जल्दी से इधर उधर देखती है। ओए माँ, मर गई, मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। सविता वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। जो भी कोई उस आम के पेड़ को हाथ लगाता वो भूत उनको परेशान करने लगता। आए दिन उस पेड़ की वजह से कोई न कोई परेशानी होती ही रहती थी और हमेशा उस पेड़ के पास कोई न कोई घटना घटती रहती थी। एक रात सौरभ अपने दोस्त राहुल को घर पर खाने के लिए बुलाता है। हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, इसलिए खाना खाने के बाद सौरभ और राहुल दोनों बगीचे में ही खड़े बातें करने लगते हैं। राहुल उस आम के पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पेड़ को खुरच रहा है। भूत पेड़ पर बैठकर पीछे से राहुल को इतनी तेज धक्का देता है कि राहुल उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अरे 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 अरे, कौन है? किसने मुझे धक्का दिया? क्या हुआ राहुल? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो तुम कैसे गिर गए? किसी ने मुझे पेड़ से धक्का दिया है। कोई तो था इस पेड़ पर। इस पेड़ पर तुम्हें भी किसी ने धक्का दिया? मुझे भी, मतलब किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और आए दिन इस पेड़ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसा है तो इस मुसीबत को ही यहाँ से हटा दो और इस पेड़ को ही काट डालो। अगले दिन सौरभ एक कुल्हाड़ी लेकर आता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारता है, पेड़ से खून निकलने लगता है और सौरभ वहीं बेहोश हो जाता है। वहाँ आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस पेड़ से धड़ाधड़ आम गिरने लगते हैं। जब सविता बाहर आती है तो सौरभ को वहाँ बेहोश देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसे घर में लेकर जाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। जब सौरभ को होश आता है तो वो काफी बदला हुआ होता है। उसके बाद वो अजीब तरह का बर्ताव करना शुरू कर देता है। एक रात तो जब सविता पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि सौरभ बिस्तर पर नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, पर फिर उसकी नजर अचानक बाहर जाती है तो सौरभ आम के पेड़ के नीचे हाथों से जमीन को खोद रहा होता है। सविता जाकर सौरभ से पूछती है तो सौरभ को एक झटका लगता है। हर रात सौरभ उस पेड़ के पास मिलता और उस पेड़ के पास हाथों से जमीन से खोदता रहता। अब सविता और सौरभ की इन हरकतों से बहुत परेशान होने लगती है। क्या हो गया है मेरे पति को? क्यों सौरभ हमेशा यहाँ खोदते रहते हैं? मुझे किसी बाबा को बुलाना होगा। सविता एक बाबा को घर लेकर आती है। बाबा उस पेड़ के पास बैठकर तंत्र मंत्र शुरू कर देता है। बाबा की शक्ति से वहाँ तेज हवा चलने लगती है। बाबा बहुत कोशिश करता है पर भूत उसके सामने नहीं आता। मेरी शक्ति इस भूत की शक्तियों के आगे कम पड़ रही है। अब हमें यहाँ की जमीन को ही खोदकर देखना होगा कि आखिर यहाँ क्या है जो सौरभ इसे खोदने की कोशिश करता है। सविता अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आती है। उसके बाद वो वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं तो उसमें एक कंकाल निकलता है। बाबा उस कंकाल के जरिए भूत को बड़ी आसानी से सामने ले आता है और उसे अपने वश में कर लेता है। छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे पहले सब कुछ सच सच बताओ। मेरा नाम हरिया है। मैं और मेरा बड़ा भाई इस घर में रहते थे। मेरे भाई ने जायदाद के लिए मुझे मारकर इस जगह दफना दिया और उसके ऊपर एक आम का पौधा लगा दिया। उसके बाद वो ये घर बेचकर यहाँ से चला गया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इन लोगों की क्या गलती है? मैं नहीं, बल्कि ये मेरे पेड़ को नुकसान पहुँचाते हैं। इस आदमी ने तो मेरे पेड़ को काटने की भी कोशिश की, इसलिए मैंने इस पर जादू कर रखा है। अब तुम मेरे वश में हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना जादू सौरभ के ऊपर से हटा दो। अगर तुम लोग मेरे पेड़ को सुरक्षित कर दो कि आगे उसे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा सके, तो मैं सौरभ के ऊपर से अपना जादू खत्म कर दूंगा। काफी मिन्नतों के बाद भूत सौरभ को ठीक कर देता है। अगले ही दिन सौरभ उस पेड़ के चारों तरफ जाली लगवा देता है ताकि कोई उस पेड़ के पास न जाए। वो भूत आराम से उस पेड़ पर रहता है।
और कभी किसी को दोबारा परेशान नहीं करता।